कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं उशो और उशो के पिता को। उशो के पिता जापानीज मंदिर के एक पुजारी होते हैं। उसके पिता उसे 500 साल पुरानी मंदिर के बारे में बता रहे होते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें एक दिव्य हथियार को पूजा जाता है और ये दिव्य हथियार एक योकाई हंटर का होता है। लेकिन ओशो को उनके बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं आता है, इसलिए उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं। आज ओशो के पिता शहर से बाहर कहीं जाने वाले होते हैं, इसलिए मंदिर का ध्यान रखने के लिए ओशो को कहकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ओशो पुरानी बुक्स लेने वेयरहाउस में आता है। वहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। ओशो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोलते समय गलती से वो अंदर गिर जाता है। गिरने के बाद वो अपने सामने एक योकाई को देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। योकाई के बॉडी में एक हथियार डाला होता है जिसे सिर्फ इंसान ही निकाल सकते हैं। योकाई ओशो को बताता है कि वो वहाँ 500 साल से कैद है। अब ओशो को समझ आता है कि उसके पिता जिस दिव्य हथियार के बारे में बता रहे होते हैं वो वही है। इस हथियार का नाम बीस्ट स्पीयर था। योकाई ओशो से हथियार को निकालने के लिए कहता है क्योंकि उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगा। ओशो योकाई से पूछता है, तुम आज़ाद होने के बाद क्या करोगे? उसके जवाब में योकाई कहता है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद इस शहर के बाकी लोगों को खाऊंगा, जैसे मैंने पहले भी किया था। इसे सुनने के बाद ओशो हथियार को निकालने से इनकार कर देता है और उसे वही बंद करके चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ओशो उसके दोस्त इनुए और नाकामुरा के साथ स्कूल जा रहा होता है। ओशो स्कूल में सिर्फ योकाई के बारे में ही सोचता रहता है। स्कूल के बाद वो अपनी घर वापस जाता है, लेकिन अभी भी वो योकाई के बारे में ही सोचता रहता है। इसी समय उसके दोस्त नाकामुरा और इनुए उसके घर कुछ लेने आते हैं। अब ओशो को हर तरफ छोटे छोटे योकाई दिखाई देते हैं, लेकिन नाकामुरा और इनुए को कुछ नहीं दिखता है। उसके तुरंत बाद वो योकाई के पास वापस आकर इसके बारे में पूछता है। योकाई जोर जोर से हंसने लगता है और बाद में बताता है कि इस जगह में 500 सालों से कैद था, इसलिए इस जगह में मेरा ऑरा इकट्ठा हो गई थी। क्योंकि तुमने दरवाजा खोला इसलिए मेरा ऑरा हर तरफ बिखर गई, इसलिए छोटे छोटे योकाई इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि तुमने भी इस ऑरा के अंदर कुछ देर रहे थे, इसलिए तुम्हें भी योकाई दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ओशो को नाकामुरा और इनुए के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ओशो को उसके दोस्तों के बारे में फिक्र होने लगती है। योकाई ओशो को बताता है कि तुम उन्हें अकेले हरा नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। ओशो के पास अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है और बीस्ट स्पीयर को उसके शरीर से निकाल देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद योकाई ओशो पर हमला कर देता है, क्योंकि वो 500 सालों से भूखा है और वो पहले ओशो और ओशो के दोस्तों को खाना चाहता है। इसे सुनने के बाद ओशो को बहुत गुस्सा आता है और वो बीस्ट स्पीयर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसके बाद बीस्ट स्पीयर ओशो के आत्मा की शक्ति से जुड़ जाता है। इसे देखने के बाद योकाई को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ओशो ने अपने हाथों में बीस्ट स्पीयर को पकड़ा हुआ था और वो एग्जैक्टली एक योकाई हंटर की तरह दिखाई दे रहा था। और वो वही योकाई हंटर की तरह दिख रहा था जिसने योकाई को 500 साल पहले कैद किया था। उसके बाद योकाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके दिए हुए वादे को निभाने के लिए मान जाता है। तब तक सारे छोटे छोटे योकाई ओशो के घर को घेर चुके होते हैं। अब योकाई और ओशो साथ में सारे छोटे छोटे योकाई पर हमला कर देते हैं और दोनों मिलकर साथ में छोटे छोटे योकाई को मार देते हैं। इसके बाद ओशो को पता लगता है कि बीस्ट स्पीयर उससे बात कर सकती है और बीस्ट स्पीयर की एक ही मकसद है, योकाई को मारना। अब योकाई चुपके से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओशो उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि ओशो को लगता है कि योकाई बाहर जाकर दूसरों को परेशान करेगा। क्योंकि बीस्ट स्पीयर ओशो के हाथों में है, योकाई कुछ नहीं कर सकता और ओशो के बात को मान जाता है। उसे योकाई का नाम तोरा रखता है और इसके बाद से वो वही नाम से उसे बुलाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं तोरा टीवी देख रहा होता है। उसमें उसे एक सैमुराई हथियार को लेकर आते हुए दिखता है। वो उसे असली समझकर टीवी को तोड़ देता है। इससे ओशो बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन तोरा भी ओशो के साथ उसके स्कूल आता है, लेकिन उसे ओशो के अलावा कोई नहीं देख पाता है। उसी मोमेंट पे एक फुटबॉल बहुत तेजी से ओशो के पास आता है।
तोरा उसे तोड़ देता है और सारे लोग उसे बहुत हैरानी से देखते हैं। इसकी वजह से तोरा और उशो के बीच झगड़ा शुरू होता है। तोरा कहता है कि बीस्ट स्फीयर तेरे हाथ में है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे सही मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके जवाब में उशो कहता है, ऐसा करने की कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं नाकामुरा और इनुए कुछ दोस्तों के साथ अपने पुराने स्कूल के बिल्डिंग पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद नाकामुरा एक अजीब से स्टैचू को देखती है। वो उसे करीब से देखने के लिए थोड़ी और करीब जाती है, लेकिन तभी उस स्टैचू के आंखों में रोशनी चमकने लगती है। नाकामुरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन बाकी लोग नाकामुरा को वहम हुआ समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस वक्त उशो और तोरा क्लासरूम के अंदर होते हैं। तभी बीस्ट स्फीयर कुछ आवाज़ करने लगती है। उशो को समझ आता है कि बीस्ट स्फीयर उससे कुछ कहना चाहती है। उसके तुरंत बाद बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। उशो तुरंत वहाँ जाता है। वो वहाँ देखता है कि उसके दोस्त पत्थर में बदल चुके होते हैं। तब तोरा बताता है कि ये सब रॉक ईटर्स योकाई का काम है। तब उशो नाकामुरा और इनुए को ढूंढने के लिए दौड़ता है। बहुत ढूंढने के बावजूद उसके दोस्त नाकामुरा और इनुए कहीं नहीं मिलते। उसके कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है। स्टूडेंट की गायब होने की खबर हर तरफ फैल जाती है, लेकिन सब सोचते हैं कि किसी किडनैपर ने उन्हें किडनैप किया है। लेकिन उशो को लगता है कि ये काम जरूर कोई योकाई मॉन्स्टर का है। उशो तोरा को अपने दोस्तों को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन तोरा उसे मना करता है क्योंकि उसे इससे कोई मतलब नहीं है, और साथ ही साथ उशो को खाने की धमकी भी देने लगता है। उसके बाद उशो और तोरा के बीच बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बीस्ट स्फीयर की वजह से तोरा हार जाता है। उसके बाद तोरा मदद करने के लिए मान जाता है। तोरा उशो से कहता है कि रॉक ईटर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वो इंसानों को पहले पत्थर में बदल देते हैं, उसके बाद वो उन्हें खा जाते हैं, लेकिन उनको हराना आसान नहीं है। अब हम देखते हैं रॉक ईटर्स नाकामुरा और इनुए को अपने इनविजिबल बैरियर के अंदर बंद कर चुके होते हैं। रॉक ईटर्स नाकामुरा को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामुरा उनसे डरती नहीं है। तब रॉक ईटर्स अटैक करते हैं और नाकामुरा को पत्थर में बदल देते हैं। उशो तय करता है कि वो रॉक ईटर्स को हराएगा, इसलिए वो वहाँ आता है और इनविजिबल बैरियर को बीस्ट स्फीयर की मदद से तोड़ देता है और रॉक ईटर्स पर हमला कर देता है। तब रॉक ईटर्स भी जवाबी हमला करते हैं और बीस्ट स्फीयर उशो से दूर जाकर गिरता है। तब उशो पत्थर में बदले हुए नाकामुरा और इनुए को देखता है, लेकिन तोरा अभी भी उशो की मदद करने नहीं आता है। रॉक ईटर्स उशो को पकड़ लेते हैं। बीस्ट स्फीयर के ना होने की वजह से उशो अब कुछ नहीं कर सकता है। अब उशो तोरा से मदद करने के लिए भीख मांगता है और नाकामुरा और इनुए को बचाने के लिए कहता है। इसे सुनकर तोरा को बड़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि उशो दूसरों की मदद करने के लिए कह रहा है, लेकिन उशो खुद भी बड़ी मुश्किल में है। रॉक ईटर उशो को पत्थर में बदलने लगते हैं। तभी तोरा इनुए और नाकामुरा को बैरियर के बाहर ले जाता है। उसके बाद उशो पत्थर में पूरी तरह बदलने ही वाला होता है। तब तोरा कहता है, तुम्हें अपने बारे में पहले सोचना चाहिए था। उसके जवाब में उशो कहता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अब रॉक ईटर उशो को खाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तोरा उशो की मदद करने का डिसाइड करता है। रॉक ईटर्स पर तोरा अपने बिजली के पावर से हमला कर देता है, लेकिन रॉक ईटर्स तोरा को भी पकड़ लेते हैं। इसे देखने के बाद उशो बीस्ट स्फीयर के बारे में सोचने लगता है। तब बीस्ट स्फीयर अपने आप उड़कर आता है और उशो को चुरा लेता है। अब उशो बैरियर को बंद होने से रोकने के लिए बीस्ट स्फीयर को फेंकता है। उसी वक्त तोरा अपने लाइटनिंग पावर से रॉक ईटर्स पर फिर एक बार हमला कर देता है। उसके बाद तोरा उशो के साथ बाहर आ जाता है। सारे लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। रॉक ईटर्स खुद को एक भयानक दानव में बदलकर उशो पर हमला करते हैं। तब तोरा उशो को बीस्ट स्फीयर से डीमन के दाहिने आंख पर हमला करने के लिए कहता है। उशो ऐसा ही करता है। अब रॉक ईटर्स मर जाते हैं और सारे लोग बच जाते हैं। सारे स्टूडेंट पत्थर से नॉर्मल हो जाते हैं। अगले दिन उशो के पिता वापस आते हैं और योकाई मॉन्स्टर के बारे में कहानी बताते हैं, जिसमें योकाई और योकाई हंटर के बीच 4 दिन लगातार युद्ध होता है और आखिर में योकाई हंटर योकाई मॉन्स्टर को बीस्ट स्फीयर की मदद से कैद कर देता है। तो उशो के पिता उसे किसी अंडरग्राउंड डोर को मत खोलने के लिए कहते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि उशो ने मॉन्स्टर को पहले ही आज़ाद कर दिया है। तभी वो उशो के हाथ में बीस्ट स्फीयर को देखते हैं और वो तुरंत वेयर हाउस को चेक करने के लिए जाते हैं।
लेकिन बेसमेंट के दरवाजे को खुला देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ओशो पेंटिंग को देखने के लिए जाता है, जिसे एक आर्टिस्ट जिसका नाम हेनरिया होता है उसने बनाया था। वहाँ ओशो एक अजीब सा पेंटिंग को भी देखता है, जिसे हेनरियो ने अपने डेथ से पहले अपनी बेटी रेको के लिए बनाया था। तोरा उस पेंटिंग को बहुत गौर से देखता है। देखने के बाद कहता है जिसने भी इस पेंटिंग को बनाया था वो अब डीमन बन गया है। इसके बाद ओशो स्कूल में आता है और ओशो और केंचन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है और केंचन ओशो को बहुत मारता है। ओशो को पिटते देखकर तोरा को बहुत मजा आता है। इसी वक्त एक लड़की आती है और केंचन से कहती है तुम इस लड़के को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। उस लड़की को देखकर ओशो को अजीब सी पेंटिंग याद आता है जिसे हेनरियो ने बनाया था। बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की ही रेको है और वो हेनरियो के बेटी है। उसके बाद वहाँ खड़े बच्चे कहने लगते हैं कि इस लड़की ने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश किया था। उसके बाद ओशो रेको को अपने पेंटिंग में मॉडल बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रेको उसे मना करते हुए कहती है अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तुम भी मर जाओगे। पर ओशो उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उसके पीछे जाता है। पर तभी एक ट्रक उसे मारने ही वाली होती है, पर वो अपना बीट स्पीयर को इस्तेमाल करके बच जाता है। उसी समय तोर एक इविल स्पिरिट को आसमान में गायब होते हुए देखता है। बाद में हमें रेको दिखाई देती है जो अजीब सी तस्वीर को देखकर कहती है पिताजी प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ओशो आकर नाकामुरा से रेको के बारे में पूछता है। तब नाकामुरा बताती है कि स्कूल के पहले दिन से ही रेको अकेली रहती है, ना ही किसी से बात करती है, ना ही किसी को अपने पास आने देती है। उसने 4 बार सुसाइड करने की भी कोशिश किया, लेकिन किसी तरह से बच गई। नाकामुरा आगे बताती है जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश किया तो उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा और उसने कहा कि उसके पास एक डीमन रहता है। ये सब सुनकर ओशो को बहुत हैरानी होती है। अगले सीन में हम ओशो को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। उसी समय केंचन उसके रास्ते के बीच में आकर उसे रेको से दूर रहने की धमकी देता है। तब ओशो केंचन से पूछता है कि रेको क्यों अकेली रहती है। तब केंचन रेको के पास्ट के बारे में ओशो को बताता है। रेको की माँ रेको की पापा हेनरियो को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाती है। इसके बाद उसके पिता बहुत बड़े सदमे में आ जाते हैं और अपने बेटी के लिए एक तस्वीर बनाते बनाते मर जाते हैं। उसके बाद से ही रेको के साथ अजीब से घटनाएं होने लगी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पेंटिंग से डीमन बाहर आकर कहता है रेको सिर्फ मेरी है, जो भी उसके करीब आएगा मैं उसे मार दूंगा। अगले दिन सब लोग फेस्टिवल के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन रेको अकेली होती है। तो ओशो आकर उससे डांस करने के लिए पूछता है। पहले तो रेको मना करती है, लेकिन ओशो उसे मना कर डांस करने ले जाता है। तब अचानक एक टॉर्नेडो आता है और उससे डीमन निकलकर ओशो पर हमला करता है। रेको डीमन से ये सब रोकने के लिए कहती है, पर डीमन ओशो पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन तोरा उसे रोकते हुए कहता है मेरे खाने से दूर रहो। फिर वो अपनी लाइटनिंग पावर से डीमन पर हमला करता है, जिससे डीमन गायब हो जाता है। इस सब का दोष रेको खुद को देती है और सुसाइड करने के लिए ऊपर से कूदती है, पर ओशो बीट स्पीयर के मदद से उसे गिरने से बचा लेता है और केंचन उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी डीमन जो कि रेको के पिता हैं आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रेको को दूसरों के साथ नहीं देखना चाहता था। ये देखकर रेको केंचन से अपना हाथ छोड़ने को कहती है, पर केंचन उसको ये कहकर मना कर देता है कि मैं तुम्हारा दर्द भरी दिनों में साथ नहीं था, पर मैं अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो रेको को बचा लेता है। इसे देखकर हेनियो को लगता है कि रेको ने भी उसे धोखा दे दिया, तो वो रेको और केंचन को अपने साथ पेंटिंग में ले जाने की कोशिश करता है, पर ओशो अपने बीट स्पीयर से डीमन पर वार करता है, लेकिन इससे डीमन को कुछ नहीं होता है। तब तोरा ओशो से कहता है कि डीमन की आत्मा पेंटिंग में है, तुम्हें उसे मारने के लिए पेंटिंग पर वार करना होगा। लेकिन डीमन ओशो को भी पकड़कर पेंटिंग के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तोरा डीमन से लड़ने का डिसाइड करता है और सबको बचा लेता है और ओशो से बीट स्पीयर से पेंटिंग पर हमला करने के लिए कहता है। ओशो पेंटिंग पर बीट स्पीयर से हमला करता है,
पर रेको अपने पिता को बचाने के लिए सामने आ जाती है और बीस्ट स्पीयर उसकी छाती से बाहर निकलता है और जाकर पेंटिंग को लगता है। ये देखकर ओशो को बहुत दुख होता है, पर तोरा उसे बताता है कि बीस्ट स्पीयर मॉन्स्टर को मारने के लिए बना है, इससे रेको को कुछ नहीं होगा। उसके बाद डीमन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपनी इंसानी रूप में आकर रेको को हमेशा खुश रहने के लिए कहता है और गायब हो जाता है। बाद में रेको की पेंटिंग कलर से भर जाती है और आखिर में रेको भी स्माइल करने लगती है। एपिसोड के बिगिनिंग में हमें कंस्ट्रक्शन करता हुआ जगह दिखाई देती है और वहाँ के वर्कर्स एक बड़े से पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ वो एक बूढ़ा आदमी आता है और पत्थर हटाने से मना करता है और कहता है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन वर्कर्स उस आदमी की बात को नजरअंदाज करके पत्थर हटाने लगते हैं। पत्थर हटाने के बाद उनकी नजर एक अजीब से बक्से पर जाता है। देखते ही देखते एक जिंदा सर उस बक्से से निकल आता है और एक वर्कर को मार देता है। इसके बाद ऐसे ही दिखने वाले कुछ और सर उस बक्से से निकलकर वर्कर से सामने आने लगते हैं। इससे डरकर सारे वर्कर्स भागने लगते हैं, लेकिन वो सर सबको मार देता है। उसके बाद उड़ने वाले सर कहने लगते हैं कि वो हाजाकी मिकाडो को मारकर उसका सर लेंगे, क्योंकि उसने ही उन्हें वहां बंद किया था। अगले सीन में हमें ओशो दिखाई देता है, जिसे अपने पिता की एक चिट्ठी मिली है। उस चिट्ठी में लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसके बाद ओशो का नजर टीवी पे जाता है। टीवी पे न्यूज चल रहा होता है। उस न्यूज में बता रहे होते हैं कि नेशनल कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ अजीब सी घटना हुई है। वहाँ पर काम करने वाले सारे लोगों की अजीब तरह से मौत हो चुकी है। उसे सुनने के बाद ओशो को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ एक और तरफ घर के ऊपर बैठे तोरा सोच रहा है कि कितने दिन हो गए हैं, मैंने एक भी इंसानों को नहीं खाया है। बाद में ओशो उसके सामने आता है और आकर कहता है कि तुमने ही उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मारा है ना। ये कहकर ओशो तोरा पर बीस्ट स्पीयर से हमला करता है। ओशो सोचता है कि ऐसा काम सिर्फ तोरा ही कर सकता है, पर ओशो ये नहीं जानता है कि तोरा ने ये काम नहीं किया है। ओशो पर तोरा को भी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने लाइटनिंग पावर से ओशो पर हमला कर देता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर उसके हमले को रोक देता है। उसके बाद ओशो तोरा पर हमला करने के लिए आगे आता है। उसे देखकर तोरा उड़कर ओशो से कहता है कि मैं दूसरी जगह जाकर इंसानों को खाऊंगा, लेकिन एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। उसके बाद तोरा इंसानों को खाने के लिए शहर चला जाता है। अगले सीन में हमें ओशो नजर आता है, जो तोरा को ढूंढ रहा होता है। ओशो कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वहाँ पिछले रात का बूढ़ा आदमी पुलिसमैन को बता रहा होता है कि गैमल सामा वापस आ गए हैं और उन्होंने ही ये सब किया है, और उस पुलिसमैन को उसके बारे में सबूत भी दिखाता है, पर पुलिसमैन इन सब पर यकीन नहीं करता है। तब वहाँ ओशो आता है और किताब में से एक औरत को देखता है और उसके बारे में उस बूढ़े आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि औरत का नाम हाजाकी मिकाडो है और वो एक साइकिक है जिसने गैमन सामा को कैद किया था। उसके बाद ओशो नोटिस करता है कि हाजाकी मिकाडो बिल्कुल इनुए की तरह दिखती है। एक और तरफ गैमन सामा हाजाकी मिकाडो की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हाजाकी मिकाडो से बदला लेना चाहते हैं। अगले सीन में हमें भूखे तोरा दिखाई देता है, जो सिटी में आकर इंसानों को खाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसी वक्त एक गाड़ी आकर उसे धक्का देती है, जिससे वो बिल्डिंग से जाकर टकराता है। उसके बाद वो गुस्सा होकर अपने लाइटनिंग पावर से लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। एक और तरफ बूढ़े आदमी ओशो को गैमन सामा और हाजाकी मिकाडो के स्टोरी बताता है। स्टोरी में हमें एक पुरानी जगह को दिखाई देता है, जहां गैमन सामा सारे लोगों को मार रहे होते हैं और कोई भी उनके खिलाफ लड़ने की काबिल नहीं था, पर हाजाकी मिकाडो वहां आकर पत्थर से गैमन सामा को कैद कर देती है और वो बताती है कि पत्थर वहां से कभी नहीं हटना चाहिए। कहानी खत्म होने के बाद ओशो चश्मे वाले आदमी से पूछता है क्या होगा अगर गैमन सामा को हाजाकी मिकाडो जैसी दिखने वाली लड़की दिखाई दे तो। उसके जवाब में आदमी बताता है कि वो उसे मार देंगे। अगले सीन में हमें तोरा को दिखाया जाता है। तोरा एक बच्चे को खाने की कोशिश करता है। खाने की कोशिश में वो एक ग्लास से टकरा जाता है। वो बच्चा तोरा को देखकर डर जाता है, पर उसकी माँ को कुछ भी नहीं दिखाई देती है। बाद में तोरा बाकी लोगों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने परफ्यूम और मेकअप लगाया होता है। उसकी स्मेल तोरा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उन्हें नहीं खा पाता है। ओशियो इनुए को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती है, तो वो नाकामुरा को कॉल करता है और नाकामुरा उसे बताती है कि इनुए सिटी गई है। इसे सुनने के बाद ओशियो इनुए को ढूंढने के लिए जाता है,
क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गैमन सामा इनुए को हजाकी मिकाडो समझकर उसे मार डाले। तोरा के सामने इनुए आती है जिसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, इसलिए वो उसे खाने की तय करता है। लेकिन तभी उसे दूसरे मॉन्स्टरों का वहां होने के एहसास होता है। अब गैमन सामा आकर इनुए पर हमला करने वाले ही होते हैं। उशो आकर इनुए को बीच स्पीयर से बचा लेता है और इनुए को वहां से भाग जाने को कहता है। एक और बार गैमन सामा इनुए पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उशो उसे बचा लेता है और इनुए एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इस वजह से गैमन सामा उशो पर अटैक करने आते हैं। उशो अपने आप को बचाने के लिए बीच स्पीयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन बीच स्पीयर से गैमन सामा पर कोई असर नहीं होता है और गैमन सामा उशो को एक गाड़ी पर फेंक देते हैं और वो इनुए पर अटैक करने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इनुए उनसे बचने के लिए एलिवेटर के अंदर चली जाती है। गैमन सामा इनुए पर हमला करता है और इनुए एक बिल्डिंग से गिर जाती है। तभी गैमन सामा इनुए को खाने आता है, पर तोरा आकर इनुए को बचा लेता है। इनुए तोरा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सारे गैमन सामा वहां आते हैं। तोरा उनसे कहता है कि ये लड़की मेरा खाना है, इसलिए इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। इसे सुनकर एक गैमन सामा इनुए पर अटैक करने आता है, लेकिन तोरा उसे एक पंच में मार देता है। इससे डरकर इनुए वहां से भागने लगती है। इसे देखकर कुछ गैमन सामा तोरा को पकड़ लेते हैं और बाकी बचे गैमन सामा इनुए को पीछे जाते हैं। इनुए अपने आप को बचाने के लिए लोगों के पास नहीं जाती है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। तोरा गैमन सामा को बताता है कि हजाकी मिकाडो जिससे वो बदला लेना चाहते हैं वो पहले ही मर चुकी है, पर गैमन सामा उसकी बात को नहीं मानते हैं। तोरा से कहता है कि तुम मेरे मजबूत पकड़ से बच नहीं पाओगे। इसे सुनकर तोरा अपने आप को एक झटके में गैमन सामा के पकड़ से छुड़ा कर गैमन सामा को मार देता है। दूसरी तरफ बाकी के गैमन सामा इनुए को घेर कर उस पर अटैक करते हैं। इनुए को बचाने के लिए तोरा जाता है, पर वो तोरा को भी घेर लेते हैं। इससे तोरा को गुस्सा आता है और वो अपनी लाइटिंग पावर से गैमन सामा पर अटैक करता है। उससे वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक गैमन सामा इनुए पर अटैक करने आता है। उसी वक्त उशो आकर अपनी बीच स्पीयर से गैमन सामा पर अटैक करता है और इसके वजह से सारे गैमन सामा मर जाते हैं। इस बार इनुए को योकाई के सच्चाई के बारे में पता चलता है, लेकिन अब उशो के वहां आने से तोरा इनुए को नहीं खा सकता है, इसलिए वो वहां से चुपके से जाने की कोशिश करता है, पर उशो उसे रोककर उस पे इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगता है। उसके जवाब में तोरा उसे कहता है कि मैंने पहले ही उसे बताने की कोशिश किया था, पर तुम एक बुद्धू हो। उससे गुस्सा होकर उशो तोरा पर अटैक करता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन इनुए उन दोनों को शांत करके तोरा को एक हैमबर्गर खाने के लिए देती है। उसे देखकर तोरा कहता है कि योकाई सिर्फ इंसानों को खाते हैं। इसके जवाब में इनुए कहती है कि ये इंसान से भी ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद हमें एक हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो मॉन्स्टर एक इंसान पर हमला कर देते हैं, पर वो इंसान मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। तब एक मॉन्स्टर उस इंसान को पहचान लेता है और कहता है कि इसका नाम हाइगो है और ये शक्तिशाली एक्सोरिस्ट है। बाद मॉन्स्टर फिर एक बार हाइगो पर अटैक करने जाते हैं। इस बार हाइगो मॉन्स्टर पर मंत्र बोलने लगता है, जिससे मॉन्स्टर अपनी असली रूप में आता है और हाइगो उसे आसानी से मार देता है। उसे देखकर दूसरा मॉन्स्टर अपने जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर हाइगो उसे आसानी से पकड़ लेता है। अब मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए हाइगो से अपनी जान की भीख मांगता है। हाइगो को किसी तरह से पता लग जाता है कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी मारा था। इससे हाइगो को गुस्सा आता है और वो मंत्र बोलने लगता है। मंत्र बोलने से वो मॉन्स्टर भी अपने असली रूप में आता है और हाइगो उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाइगो 15 साल से एक मॉन्स्टर की तलाश कर रहा है। तभी हाइगो के सामने तोरा का न्यूज़ प्ले होता है। उसे देखकर हाइगो कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। उसके बाद हाइगो जापान के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं उशो सो रहा होता है, तभी तोरा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच स्पीयर उशो को चेतावनी देता है। उससे वो जागकर अपने आप को बचा लेता है और उशो गुस्से से तोरा पर अटैक करने जाता है। उशो हमला करे उससे पहले ही तोरा अपने नाखूनों से उशो के चेहरे पर हमला कर देता है। इससे उशो के चेहरे पर 4 बड़े लकीर पड़ जाते हैं। उसके बाद तोरा उशो पर हमला करने आता है, लेकिन बीच स्पीयर अपने आप ही उशो की रक्षा करता है। इस वजह से तोरा कुछ भी नहीं कर पाता है। उशो तोरा की हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है,
इसलिए तोरा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इन सब हरकतों से उशो तोरा से परेशान हो जाता है और तोरा को मारने का डिसाइड करता है। बाद में हम देखते हैं हाइगो ऑलरेडी हांगकांग से जापान आ चुका है। हाइगो रास्ते पर कुछ लोग एक बच्ची और उसके पिता को परेशान करते हुए देखता है। उनकी मदद करने के लिए बदमाशों को जख्मी कर देता है और उन्हें मार देने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उशो उसके सामने आकर उन्हें बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी हाइगो को उशो के ऊपर तोरा का औरत दिखाई देता है। उसके बाद हाइगो उशो पर अपनी हथियार से हमला करते हुए उस परछाई के बारे में पूछता है, पर उशो को हाइगो किस बारे में बोल रहा है ये पता नहीं लगता है। हाइगो उशो को अपने पैर के नीचे डालकर कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक मॉन्स्टर की परछाई देखा है, पर उशो उसे के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो हाइगो उशो को मारने लगता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर उसे रोक लेता है। इससे हाइगो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट स्पीयर के बारे में जानता है। हाइगो शांत हो जाता है और उशो उसे बताता है कि उसे बीस्ट स्पीयर वेयर हाउस में मिला था और ये उससे बात कर सकता है। इसे सुनकर हाइगो उशो से माफी मांगता है और उशो को अपने बारे में बताता है। इसके बाद हाइगो तोरा की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। उसे देखकर उशो हाइगो से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है, जिसके जवाब में हाइगो अपने पास्ट के बारे में बताता है। हाइगो कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा था, लेकिन एक दिन अपने काम को खत्म करके मैं जब घर आकर दरवाजा खोला तो एक मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह से उसके हमले से बच गया, लेकिन उस मॉन्स्टर ने मेरी पत्नी और बच्चे को पहले ही मार दिया था। और वो आगे कहता है कि उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारने के लिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग किया है। इसे सुनने के बाद उशो को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो जानता है कि तोरा ने ये काम नहीं किया है क्योंकि वो 500 सालों से वेयर हाउस में कैद था। पर उशो सुबह के तोरा के हरकत से परेशान हो चुका था और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो तोरा के बारे में हाइगो को बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हाइगो तोरा को ढूंढ लेता है और तोरा भी उसके सामने आ जाता है। हाइगो तोरा से कहता है कि उससे मिलने के लिए वो बहुत बेचैन था, पर तोरा को हाइगो के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाइगो तोरा को मार देने की धमकी देता है। उससे तोरा भी गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बराबरी का होता है क्योंकि हाइगो भी तोरा की जितना ही शक्तिशाली था। तोरा अपने लाइटनिंग पावर को हाइगो के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन हाइगो उससे आसानी से बच जाता है। तोरा इससे हैरान हो जाता है। हाइगो अपने हथियार से तोरा पर वार करता है, जो तोरा पर बहुत भारी पड़ता है, इसलिए तोरा अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, पर हाइगो उसे ढूंढकर उस पर वार करता है। हाइगो और तोरा एक दूसरे से लड़के दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं, पर हाइगो अपने इस हालत में भी अपनी पत्नी और बच्चे के लिए बदला लेना चाहता है। तोरा चुपके से हाइगो पर एक और बार लाइटिंग पावर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइगो इस बार भी उसे रोक लेता है। अगली सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल में सबको अपने मास्क कार्ड दे रहे होते हैं, पर उशो का ध्यान कहीं और होता है। इस वजह से उसकी टीचर उसे किताब फेंक कर मारती है। स्कूल खत्म हो जाता है, लेकिन उशो के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। उशो स्कूल के सामने नाकामुरा को खड़ा देखता है। जैसे ही वो घर जाने लगता है, नाकामुरा उसकी पीछा करती है और उसके सामने आकर कहती है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो अपने उदासी दूर करने के लिए। ये कहकर नाकामुरा वहां से भाग जाती है और उशो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सीन में हमें हाइगो और तोरा को दिखाया जाता है। हाइगो तोरा को बहुत बुरी तरह से मार चुका होता है। हाइगो तोरा पर अपनी अगली वार करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उशो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उशो हाइगो को सच्चाई बताने की कोशिश करता है और बोलता है कि तोरा ने तुम्हारे परिवार को मारा नहीं है। तोरा 500 सालों से कैद में था, इसलिए तुम्हारे परिवार को किसी और मॉन्स्टर ने मारा होगा। पर बदले की आग में जलते हुए हाइगो उसके बात पर यकीन नहीं करता है और तोरा को ही दोषी ठहराता है। तब तोरा उशो से कहता है कि मैंने तुमसे मदद के लिए नहीं मांगा है। उसके जवाब में उशो कहता है कि हाइगो तुम्हें उस गलती के लिए मारना चाहता है जिसे तुमने किया ही नहीं है। उसके बाद उशो बीस्ट स्पीयर को फेंक कर हाइगो के सामने खड़ा हो जाता है और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो कहता है। पर हाइगो उस वक्त कुछ भी सोचने के काबिल नहीं होता है और वो अपना बदला लेने के लिए उशो पर भी वार करता है। बाद में हाइगो अपने हथियार से तोरा पर वार करने के लिए तैयार होता है। ये देखकर उशो तोरा के सामने उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। तोरा उशो से पूछता है कि उसकी मदद क्यों कर रहे हो। उसके जवाब में उशो कहता है कि तुमने भी तो मेरा जान बचाया था। हाइगो अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है,
पर ओशो वार को अपने ऊपर ले लेता है और हाइगो उसे एक और पंच मारता है, पर ओशो इससे बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। उसे देखकर हाइगो को अपनी गलती की एहसास होता है और ओशो वही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ओशो को होश आता है। तब हाइगो ओशो से कहता है कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम्हें मेरी लाइटनिंग पावर के आगे नहीं आना चाहिए था। पर ओशो कहता है कि तोरा मेरा जिम्मेदारी है और मैंने सिर्फ ये सब उसे बचाने के लिए किया है। उसे सुनकर हाइगो स्माइल करता है और कहता है कि वो कुछ समय के लिए जापान में ही रहेगा और आगे कहता है कि शायद वो अपने परिवार के हथियारे को भी ढूंढ लेगा। उसके बाद ओशो हाइगो से बीस्ट स्पीयर के बारे में कुछ और बताने के लिए कहता है। उसके जवाब में हाइगो कहता है कि तुम खुद ही जान जाओगे किसी दिन। उसके बाद हाइगो वहां से चला जाता है। अगले दिन ओशो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तब एक और बार तोरा उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ओशो के हालत को देखकर बुरा लगता है और वो तुमसे ज्यादा टेस्टी तो हैमबर्गर है ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले एपिसोड में हम ओशो, इनुए और नाकामुरा को बीच पे खेलते हुए देखते हैं, जो कि वेकेशन के लिए नाकामुरा के ग्रैंडपा के यहाँ आए हुए होते हैं। तोरा भी वहाँ आया होता है और समंदर में सैर करने के लिए चला जाता है। एक और तरफ एक लड़का ओशो के लगेज पर मिट्टी फेंक रहा होता है। इसे देखकर ओशो को गुस्सा आता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। तब नाकामुरा और इनुए आकर बच्चे को छोड़ने के लिए ओशो से कहते हैं। बाद में नाकामुरा बच्चे को समझाते हैं कि बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, पर वो लड़का नाकामुरा के चेहरे पर पानी फेंककर भाग जाता है। अब सब लोग नाकामुरा के ग्रैंडपा के शॉप के अंदर जाते हैं और ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि उस बच्चे का नाम तानशुया है। उसकी माँ की मौत के बाद उस बच्चे ने सबके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू किया है। एक और तरफ हम देखते हैं नदी की सैर करते हुए तोरा बहुत दूर आ चुका होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई है, तो तोरा पूछता है कि वहाँ कौन है। उसकी दूसरी तरफ आवाज आती है कि क्या तुम नागाडो बिमुरो समो हो। उसके जवाब में तोरा कहता है कि मुझे इस नाम से 500 साल पहले बुलाया जाता था। उसके बाद एक अजीब से आदमी तोरा के सामने आता है जिसका नाम उजीमाटो होता है। उजीमाटो असल में एक योकाई होता है। उसे देखकर तोरा उससे पूछता है कि मुझसे क्या काम है। तो उजीमाटो तोरा से कहता है कि मुझे एक मॉन्स्टर अयाक को मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उजीमाटो आगे बताता है कि उसके बॉडी समंदर में मरने वाले आत्माओं से बनी है, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है और मैं उसे अब मार नहीं सकता। उसे सुनकर तोरा भी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि अयाकी कितना शक्तिशाली है। अगले सीन में हम तानशुया को देखते हैं। तानशुया फिर से ओशो के सामान पर मिट्टी डाल रहा होता है। उसे देखकर ओशो उस पर गुस्सा करता है, इसलिए वह तानशुया वहां से भाग जाता है। तभी तानशुया को कुछ लड़के बुली करने लगते हैं और उसके खिलौने को तोड़ देते हैं। तब नाकामुरा आकर उन लड़कों को मारने लगते हैं। तानशुया नाकामुरा को गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी माँ का दिया हुआ खिलौने को उन्होंने तोड़ दिया था। अगले सीन में हमें तोरा को दिखाया जाता है। तोरा अयाकी की जगह पर आता है और पानी के अंदर से अयाकी भी बाहर आ जाता है। अयाकी के बहुत बड़े शरीर को देखकर तोरा को हैरानी होती है। उसके बाद तोरा अपनी लाइटिंग पावर से अयाकी पर हमला करता है, पर अयाकी की शरीर बहुत स्लिपरी होता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता है। अब अयाकी भी तोरा पर हमला करने लगता है। अब वो तोरा को अपनी मुंह के अंदर डालने ही वाला होता है। तभी उजीमाटो तोरा का मदद करने के लिए आ जाता है, पर तोरा अयाकी के मुंह के अंदर फिसलने लगता है। तब तोरा को ओशो की याद आने लगती है। तब तोरा उजीमाटो को ओशो के बारे में बताता है और उसको लेकर आने के लिए कहता है। उसके बाद तोरा लाइटिंग पावर से अयाकी पर हमला करता है, पर अयाकी उसे निगल लेता है। अगले सीन में हमें नाकामुरा और तानशो को दिखाया जाता है। नाकामुरा तानशो के खिलौने को ठीक करके उसे देती है। उसके लिए तानशो शुक्रिया कहता है और दोनों बोट में समंदर का सैर करने के लिए चले जाते हैं। तभी अयाकी वहां आता है और उन्हें खा लेता है। एक और तरफ उजीमाटो ओशो के सामने आकर कहता है कि तोरा को तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो अभी अयाकी के पेट के अंदर है। तभी इनुए ओशो को उसके पूरे नाम आत्सुकी ओशो कहकर पुकारती है और कहती है कि नाकामुरा खतरे में है। और उजीमाटो आत्सुकी ओशो का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। ओशो नाकामुरा को कॉल करता है और नाकामुरा उसे बताते हैं कि वो एक बड़े सांप के पेट के अंदर है और तानशुया भी उसके साथ है। ओशो उसे बचाने के लिए वादा करता है। नाकामुरा डरे हुए तानशो को शांत करके हिम्मत देती है, पर अचानक कुछ मॉन्स्टर वहां उन पर हमला करने आते हैं, लेकिन उन्हें तोरा आकर बचा लेता है। उजीमाटो ओशो को अयाकी के पास लेकर आता है। अयाकी को देखकर ओशो उस पर बीस्ट स्पीयर से हमला करता है, पर उससे अयाकी पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए ओशो भी अयाकी के पेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ तानशो तोरा को देखकर डर रहा होता है। नाकामुरा तोरा से तानशो को डराने से मना करती है। नाकामुरा तानशो को बताने लगती है कि ओशो भी तेरा ही जैसा था। जब भी कोई उसके माँ के बारे में कुछ भी बोलते तो वो उन्हें मारा करता था।
इसे जानकर मेरे पिता ने उससे कुछ कहा। उसके बाद उसने मारपीट करना छोड़ दिया। पर तभी नाकामुरा बैठी हुई शिप अंदर जाने लगती है क्योंकि अयाकी अब उन्हें खाना चाहता है। इसलिए तोरा नाकामुरा और तांशो को बचा लेता है। लेकिन कुछ देर बाद जोरो की हवा तोरा को भी अपने अंदर खींचने लगती है। तभी ऊशो वहां आता है और बीच स्पीयर की मदद से तोरा को अंदर जाने से बचा लेता है। लेकिन बेहोश नाकामुरा का हाथ छूटने लगता है। उसे देखकर ऊशो तांशो से नाकामुरा का मदद करने के लिए कहता है, पर तांशो बहुत डरा हुआ होता है। तब ऊशो तांशो से कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं तुम्हारी ही तरह था, पर किसी ने मुझसे कहा कि मेरी माँ हमेशा ऊपर से मुझे देख रही है और तभी से मेरी जिंदगी बदल गई। उसे सुनकर तांशो हिम्मत से नाकामुरा की मदद करने जाता है, पर तभी ऊशो के हाथ से बीट स्पीयर छूट जाता है और बीट स्पीयर अपने आप जाकर अयाकी के आंखों में लगता है। बाद में ऊशो बीट स्पीयर को ले लेता है। बाद में तोरा अपनी लाइटिंग पावर की मदद से बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। उसके बाद ऊशो अपनी बीट स्पीयर की मदद से अयाकी को चीर देता है। इसकी वजह से अयाकी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे सफेद रंग का रोशनी निकलने लगती है, जो कि समंदर में मरने वाले आत्माएं होते हैं। ऊशो तोरा को नाकामुरा और तांशो को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। नाकामुरा की होश वापस आ चुकी होती है और उसे भरोसा नहीं होता है कि ऊशो ने उस बड़े से सांप को मार दिया। तब ऊशो कहता है कि तोरा ने भी मदद किया है। उसके बाद तांशो वहां आकर ऊशो को अपनी माँ का दिया हुआ खिलौना देखकर उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से सब चले जाते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें उजिमाटो अयात्सुकी ऊशो का नाम सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारा माँ अभी भी जिंदा है। उसे सुनकर ऊशो को बहुत हैरानी और अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। अब ऊशो घर आकर अपने पिता पर गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। पर उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम बीट स्पीयर को हमेशा इस्तेमाल करते हो। उसके जवाब में ऊशो कहता है कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को इसकी मदद से मार दिया है क्योंकि इससे मैं बहुत शक्तिशाली हो जाता हूँ। उसके बाद ऊशो को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी ऊशो के पिता को एक कॉल आता है और वो किसी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ चुका है। उसे देखकर ऊशो उन्हें बीट स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है। तब तोरा उसके सामने आते हैं और ऊशो के पिता भी उसे देखते हैं और वो तोरा को देखकर वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद ऊशो अपनी माँ के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ऊशो के पिता शुगरे एक माँ और बेटी को कुछ मॉन्स्टरों से बचाने के लिए जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को आसानी से कैद कर देते हैं। इससे माँ और बच्ची की जान बच जाता है। उसके बाद शुगरे कुछ मॉन्क से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बीट स्पीयर अब आज़ाद हो चुका है। उसे सुनकर मॉन्क्स हैरान हो जाते हैं और वो शुगरे से पूछते हैं बीट स्पीयर किसने निकाला है। और शुगरे कहता है कि बीट स्पीयर को मेरे बेटे ने निकाला है। शुगरे आगे कहता है कि मेरा बेटा उस योकाई को तोरा कहकर बुलाता है। इसे सुनकर मॉन्क्स और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ एक खास इंसान ही उस बीट स्पीयर को निकाल सकता था। फिर मॉन्क शुगरे से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने बीट स्पीयर को आज़ाद किया है, इसकी वजह से वो एक आम जिंदगी नहीं जी सकता। फिर मॉन्क्स कहता है कि हम ऊशो की टेस्ट लेंगे। अगर ऊशो बीट स्पीयर की काबिल नहीं निकला तो हम उसे अपने शिष्यों में से किसी को दे देंगे। इसे सुनकर शुगरे कहता है कि मैं अपने बेटे का टेस्ट खुद ही करूंगा। उस योकाई को भी मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा बीट स्पीयर के काबिल नहीं निकला तो और योकाई इविल हुआ तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। इसके बाद मॉन्क्स के मुखिया उसके बात को मान जाते हैं, लेकिन बाकी मॉन्क्स ये काम शुगरे को देने से मना करते हैं। मॉन्क्स के मुखिया शुगरे से कहता है कि बीट स्पीयर अब आज़ाद हो चुका है। शायद इसका मतलब ये है कि हकुमा नो मानो भी जिंदा हो चुका है, इसलिए कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शुगरे मॉन्क के मुखिया के बात को मान जाते हैं, पर बाकी मॉन्क्स मुखिया के बात से सहमत नहीं होते और इसके बारे में कुछ करने की सोचते हैं। अगले दिन शुगरे घर वापस आता है और ऊशो उससे फिर से अपनी माँ के बारे में पूछता है। उसके जवाब में शुगरे कहता है तुम अपने माँ के बारे में जानकर क्या करोगे। अब ऊशो कहता है कि अब तक मेरी माँ की सच्चाई मुझसे छुपा रहा, पर अब मैं उसे जानना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। उसके बाद शुगरे ऊशो को कुछ पैसे देता है। उसे देखकर ऊशो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सोचता है कि उसके पिता उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। पर शुगरे कहते हैं गलत मत समझो, ये पैसे तुम्हारी यात्रा के लिए हैं।
इससे उशो को कुछ समझ नहीं आता है। शुगरे उससे कहता है अगर तुम्हें तुम्हारे माँ के बारे में जानना है तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें अपने अंकल हेकाटो के पास जाना होगा। इसे सुनकर उशो कहता है क्या मेरी माँ की सच्चाई इतनी उलझी हुई है? उसके जवाब में शुगरे कहता है जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। पर फिर भी उशो सच्चाई को ढूंढने की तय करता है। अब शुगरे सफेद कपड़े पहनता है और तोरा को बुलाता है। तोरा के सामने आने पर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कैद करने के लिए कहा गया है और वो उससे फाइटिंग की चुनौती देता है। तोरा भी इससे मान जाता है। दोनों फाइट करना शुरू करते हैं। तोरा शुगरे पर लाइटनिंग पावर से हमला करता है पर शुगरे उसे आसानी से रोक देता है। इसे देखकर उशो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पिता इतने शक्तिशाली है। शुगरे और तोरा के फाइट घमासान रूप ले लेती है। इसे देखकर उशो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानते है। इससे गुस्सा होकर उशो बीस स्पीयर को शुगरे के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने बेटे को पहली बार बीस स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए देखकर शुगरे बहुत हैरान हो जाता है। तब तोरा उशो से कहता है शुगरे सच्चाई में मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर उशो कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसके बाद शुगरे उशो को बताता है कि हमारे मंदिर को दो काम करने के लिए बनाया गया था। पहला इस गांव की रक्षा करने के लिए और दूसरा योकाई को कैद करने के लिए, और मुझे इस बार तोरा को कैद करने के लिए ऑर्डर मिला है। इसे सुनकर उशो कहता है शायद तोरा ने 500 साल पहले बहुत से बुरे काम किया होगा, पर जब से वो वेयरहाउस से आजाद हुआ है उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तभी वहाँ मॉन्क्स आ जाते हैं। शुगरे उनसे कहता है कि तोरा को मारने की या कैद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मॉन्क्स उसकी बात नहीं सुनते हैं और तोरा को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। लेकिन शुगरे उन्हें रोकता है और मॉन्क से कहता है कि उशो बीस स्पीयर को चलाना जानता है। उसके जवाब में मॉन्क कहता है ये दोनों हकामान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इसे सुनकर उशो हकामान के बारे में शुगरे से पूछता है, पर शुगरे उसे तोरा के साथ यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, पर मॉन्क्स उन्हें रोक लेते हैं। उसके बाद उशो मॉन्क्स को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी माँ की सच्चाई पता लगाना चाहता है और उसके लिए उसे 20 स्पीयर की जरूरत है। पर मॉन्क्स तोरा को मार देने की बात करते हैं। इससे गुस्सा होकर तोरा फाइट करने के लिए आगे आता है। इसलिए मॉन्क्स और शुगरे मंत्र से योकाई को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मॉन्क्स तोरा को कैद करते हैं। उसके बाद एक मॉन्क्स कहता है तुम एक कमजोर योकाई हो। इससे तोरा को गुस्सा आता है और वो मॉन्क्स के कैद से निकल जाता है। एक मॉन्क तोरा पर हमला करता है, पर तोरा अपने आप को आसानी से बचाकर मॉन्क को पकड़ लेता है। उसके बाद तोरा मॉन्क से कहता है कि तुम लोगों ने शायद बहुत से योकाई को मारा होगा, पर मैं उन सब से अलग हूँ। बाद में तोरा मॉन्क्स पर हमला करता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्क्स शुगरे को कैद कर देते हैं और उशो अपने पिता की मदद करने के लिए आता है, पर मॉन्क उससे 20 स्पीयर को ले लेते हैं। तब तोरा उस मॉन्क पर हमला करता है और 20 स्पीयर शुगरे के पास चला जाता है। उसके बाद शुगरे सारे मॉन्क्स को 20 स्पीयर की मदद से हरा देता है। अगले दिन शुगरे तोरा से पूछता है कि तुमने सारे मॉन्क्स को क्यों नहीं मारा। उसके जवाब में तोरा कहता है कि मुझे उशो ने किसी इंसानों को मारने के लिए मना किया है। जब तक 20 स्पीयर उसके हाथ में है मैं उसकी बात मानूंगा। उसके बाद उशो को होश आता है। तब शुगरे उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उशो अपने पिता को खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था, पर शुगरे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उशो वहाँ से निकल जाने के लिए तैयार होता है। तब उशो को अपनी पॉकेट में एक कंघी मिलती है जो कि उसकी माँ की होती है और शुगरे उससे कहता है तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी। इसे सुनकर उशो मुस्कुराता है और तोरा के साथ अपनी सफर के लिए निकल जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उशो अपनी माँ के बारे में पता लगाने के लिए तोरा के साथ एक सफर पर निकलता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं। वो प्लेन एक मॉन्स्टर के कब्जे में होता है। इसकी वजह से पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसकी बेटी के फोटो उसके सामने गिरता है और वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो अब घर वापस नहीं जा सकता है। उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है और सारे मर जाते हैं। अगले सीन में हम उशो और तोरा को देखते हैं जो कि होकाइडो जाने के लिए एयरपोर्ट आए होते हैं। तोरा प्लेन को देखकर बहुत उतावला हो जाता है। तभी एक आदमी जिसका नाम एडजुआ होता है वो आकर एक छोटी बच्ची को समझाने लगता है कि मेरे जेट और तुम्हारे पिता के प्लेन एक दूसरे से टकराने वाली होती है।
उसमें किसी का भी गलती नहीं है, क्योंकि ये सब एक मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने प्लेन पर कब्जा किया हुआ था। उसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। वुशो भी एर्जुआ का बात सुन रहा होता है, पर वो छोटी लड़की जिसका नाम योचेन होती है, वो एर्जुआ के बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि एर्जुआ झूठ बोल रहा है। पर वुशो को एर्जुआ के बात पर विश्वास आता है, इसलिए वो तोरा से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। तब तोरा बताता है कि ये शायद पसुमा का काम है, जो कि आसमान में रहता है और वो कभी कभी ही आसमान से नीचे पृथ्वी पर आता है। उसके बाद तोरा बताता है कि मेरी उसके साथ पहले भी लड़ाई हुई है और उसे हराना बहुत मुश्किल है। उसको मारने से या लाइटनिंग पावर से उसे हराया नहीं जा सकता, पर बहुत सारी आग उसकी कमजोरी है। बाद में तोरा वुशो से क्या होगा अगर हमें वो मिला तो ये कहकर डराने की कोशिश करता है, पर वुशो उसे कुछ भी नहीं कहता है। योचेन, एर्जुआ, वुशो एंड तोरा एक ही प्लेन में जा रहे होते हैं, पर योचेन को ये लगती है कि उसके पिता को एर्जुआ ने ही मारा है। वुशो योचेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही प्लेन आसमान में उड़ता है, योचेन रोना शुरू करती है, क्योंकि उसे उसके पिता की याद आ रही होती है। इसे देखकर वुशो उसे शांत करने की कोशिश करता है। बाद में योचेन बताती है कि मेरे पिता प्लेन के पायलट थे, जो 1 महीने पहले क्रैश हुआ था, और वो प्लेन जेट फाइटर प्लेन से टकराने वाली होती है, जिसको एर्जुआ चला रहा था, जो मेरे पिता के नीचे काम करता है। इसलिए योचेन एर्जुआ को उसके पिता के मौत की जिम्मेदार ठहराती है। तभी हम पसुमा, जो कि एक मॉन्स्टर है, उसे प्लेन के तरफ आते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम एर्जुआ को वुशो के साथ बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि एर्जुआ को पता चलता है कि वुशो उस पर विश्वास करता है। अब एर्जुआ कहता है कि उस दिन मैंने आसमान में कुछ देखा, लेकिन रेडार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मेरे फाइटर जेट प्लेन से लगभग क्रैश करने वाली थी। तब मैंने प्लेन पर मॉन्स्टर को देखा और तभी प्लेन लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि उस पर पसुमा आ चुका होता है। उसे देखकर एर्जुजावा पायलट को चेक करने के लिए जाता है। अब तोरा वुशो से बीस स्पीयर के इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मारने के लिए कहता है, पर वुशो के पास उस वक्त 20 स्पीयर नहीं होता है। तोरा उसे बुलाने के लिए कहता है। उसे सुनकर वुशो 20 स्पीयर को बुलाता है और 20 स्पीयर जल्दी से वुशो के हाथों में आ जाता है, और योचेन वुशो को 20 स्पीयर के साथ देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन वुशो मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पसुमा प्लेन के बाहर होता है, और दूसरी तरफ पसुमा पायलट को मार दिया होता है और एर्जुजावा प्लेन को चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो योचेन और बाकी सब लोगों को बचाना चाहता है। और कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है और पसुमा एर्जुजावा पर हमला करता है। अब वुशो तोरा को बाहर जाकर पसुमा को मारने के लिए कहता है, पर तोरा मना करता है। इसलिए वुशो 20 स्पीयर से तोरा को धमकाता है और तोरा बाहर आ जाता है, जहां पसुमा उसके सामने होता है और तोरा को पहचान लेता है। अब पसुमा तोरा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी तोरा अपने आग के पावर से पसुमा पर हमला करता है। उसकी वजह से पसुमा के कुछ शरीर के अंग जल जाते हैं, लेकिन उसे देखकर सारे प्लेन के यात्री डर जाते हैं। अब योचेन ने भी तोरा और पसुमा को देख लिया था, तो उसे अब यकीन होने लगता है कि पसुमा ने ही उसके पिता को मारा था। बाहर तोरा पसुमा को मारने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी हमला पसुमा पर असर नहीं करती है। एक और तरफ योचेन एर्जुजावा को देखने के लिए आती है और उसे घायल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब एर्जुजावा बैकअप टीम को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर ने हवाई जहाज पर अटैक किया है, इसलिए उसे जल्दी से एक फाइटर जेट की आर्मी की बैकअप चाहिए। लेकिन बैकअप टीम को रेडार पर कुछ भी नहीं दिखता है, इस वजह से वो कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। इस वजह से एर्जुजावा घबरा जाता है, पर वो नहीं चाहता है कि योचेन को कुछ भी हो। तभी वुशो उसे बताता है कि पसुमा को बहुत सारे आग की मदद से मारा जा सकता है, उसी वजह से उन्हें मिसाइल की जरूरत है। अगले सीन में हमें तोरा को दिखाया जाता है। तोरा अपने आग के पावर से पसुमा पर हमला करता है, लेकिन उसकी हमला पसुमा को कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि पसुमा को थोड़ी सी आग से नहीं मारा जा सकता। अब तोरा को वुशो पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो 20 स्पीयर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तोरा उसे याद दिलाता है कि 20 स्पीयर को सिर्फ योकाई को मारने के लिए बनाया गया है। आगे तोरा कहता है, तुम 20 स्पीयर के इस्तेमाल करके उसे मार सकते हो। उसे सुनकर वुशो 20 स्पीयर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। वुशो तोरा से कहता है कि तुम पसुमा पर लाइटनिंग पावर से हमला करो, और उसी वक्त मैं नीचे से 20 स्पीयर से हमला करता हूँ। उसके बाद तोरा पसुमा पर हमला करना स्टार्ट करता है और वुशो भी अपने हमले के लिए तैयार होता है। अब योचेन भी मॉन्स्टर से अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो भी पसुमा को मारना चाहती है। उसे देखकर वुशो योचेन को भी अपने साथ ले जाता
जाता है। अब तोरा अपने लाइटनिंग पावर से पसुमा पर हमला करने लगता है और उशो भी बीच स्फीयर से हमला करता है। उसकी वजह से पसुमा घायल हो जाता है। अब बैकअप टीम को भी रेडार पर कुछ अजीब दिखाई देता है। हमले के बाद भी पसुमा जिंदा होता है और वो तोरा पर अटैक करता है और दूसरी तरफ एयरफोर्स मदद के लिए निकल चुकी होती है और वो एडजुजावा को कांटेक्ट करती है। एडजुजावा उन्हें पसुमा के बारे में बताता है जो कि सिर्फ बहुत सारे आग से ही मर सकता है। तो एडजुजावा एयरफोर्स को मिसाइल से हमला करने के लिए कहता है, पर उस वक्त एयरफोर्स मिसाइल से अटैक करने की हालत में नहीं होती है क्योंकि से बाकी लोगों को भी चोट लग सकती है। अब उशो तोरा से अपने आप को प्लेन के ऊपर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो बीट स्फीयर की मदद से पसुमा को प्लेन से अलग करना चाहता है। ऐसा करने के लिए योचेन और एडजुजावा उशो को मना करते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई रास्ता नहीं होता है। तो उशो प्लेन के ऊपर तोरा के साथ आ जाता है। उशो और तोरा पसुमा पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन पसुमा उन दोनों को आसानी से पकड़ लेता है। उशो किसी तरह से पसुमा के दोनों हाथ काट देता है और तोरा पसुमा के दोनों पैर जला देता है। इस वजह से पसुमा प्लेन से अलग हो जाता है। तभी एयरफोर्स पसुमा पर मिसाइल से हमला करती है। अब पसुमा आग में जलने लगता है, लेकिन वो कहता है बीट स्फीयर आजाद हो चुका है और इसका मतलब है हकुमान आने वाला है और मेरा लक बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे हकुमान से नहीं मिलना पड़ेगा। उसके बाद पसुमा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उशो और तोरा सुरक्षित तो होते हैं, इसलिए योचेन खुश हो जाती है। लेकिन लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा होता है, तो इस वजह से उशो को भी डर लगने लगता है। उसे देखकर तोरा हंसने लगता है। तब उशो कहता है कि तुम भी अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस प्लेन को उठा नहीं सकते। इसे सुनकर तोरा को गुस्सा आता है और वो प्लेन को उठाने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहता है। उसके बाद प्लेन लैंड करता है और तोरा अपने शक्ति से प्लेन को क्रैश होने से बचा लेता है। अब यूचान को अपने पिता के मरने का कारण पता चलता है तो आत्सुआ से वो माफी मांगती है। उसके बाद उशो तोरा के साथ वहाँ से चला जाता है और यूचान कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। अगले सीन में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने बहुत से लोगों को मारा होता है। उसे देखकर उसके भाई बहन उसे रोकने के लिए आते हैं, पर इंसानों ने जुरुरू का घर उनसे छीन लिया होता है। इस वजह से वो इंसानों से नफरत करता है और गुस्से में इंसानों को मार देता है। अब उसकी भाई बहन उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि ये इंसानों के लिए और उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, पर जुरुरू को वही रोक सकता है जो बीट स्फीयर को चलाता है। अगले सीन में हम उशो को देखते हैं। उशो अपने पिता के दिए हुए पैसे को खो चुका होता है, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है। पर दो लोग उशो और तोरा को पीछा कर रहे होते हैं और अचानक कुछ चीज एक लड़की पर हमला करता है। उशो सोचता है कि वो एक छोटा सा बवंडर है। तोरा उसे बताता है कि ये असल में कामाटाची है। तभी वो उशो पर हमला करने आते हैं। उसे देखकर उशो बीट स्फीयर से हमला करता है। जब उशो मॉन्स्टर को मारने जाता है तब एक औरत उसे रोकती है और उसकी बात को सुनने के लिए कहती है। तब तोरा उशो से कहता है कि वो लोग तुम्हारी टेस्ट ले रहे थे, ये देखने के लिए कि तुम बीट स्फीयर को चला सकते हो या नहीं। उसके बाद वो उशो और तोरा को डीप माउंटेन पर ले जाते हैं जहाँ वो रहते थे और वो अब बताता है कि वो असल में एक एंशिएंट योकाई है और लोग उन्हें कामाटाची बुलाते हैं। उसके बाद वो दोनों उशो से अपनी बाइक को मार देने की विनती करते हैं। इसे सुनकर उशो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग अपने ही बाइक को मारना चाहते हैं। तभी उशो कुछ इंसानों की डेड बॉडी देखता है। तभी उनमें से एक कहता है, हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ दे तो बहुत से इंसान मारे जाएंगे। अब कगारी तोरा को बाहर लेकर आती है क्योंकि रेशन उशो के साथ अकेले में बात करना चाहता है क्योंकि वो सोचती है कि तोरा बहुत कमजोर है। उसके बाद तोरा कहता है कि मुझे लगता था कि कामाटाची देश के दूसरी और दक्षिण में रहते हैं। उसे सुनकर कगारी को बहुत गुस्सा आती है। अब वो कहती है कि हमें इंसानों ने जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं इंसानों से नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ रेशन उशो को बताता है कि हम कामाटाची भाई बहन तीनों एक साथ काम करते थे। पहला कामाटाची इंसानों को यात्रा के बहाने से यहाँ लेकर आता था, दूसरा उन पर हमला करके उन्हें चोट पहुँचाता था, तीसरा उस चोट की इलाज करता था। इस तरह से हम अपने घर को बचाते थे। आगे रेशन कहता है, कगारी के मेडिसिन से गांव जल्दी भर जाते हैं, इसलिए इंसानों को कुछ नहीं होता। पर हमारे यहाँ एक नियम है, हम इंसानों को किसी भी कारण से नहीं मार सकते। अगर ये हुआ तो इंसान हमें खत्म कर देंगे। लेकिन जुरुरू ने इस नियम को तोड़ा है, इस वजह से पूरा कामाटाची
खतरे में पड़ सकते हैं। इसे होने से रोकने के लिए हमें जुरुरू का जान लेना ही होगा। उसके बाद रीशन उशो को बीफ स्पीयर की मदद से जुरुरू को मारने के लिए कहता है। अगले सीन में हम तोरा और कगारी को देखते हैं। तोरा कगारी से उसकी बाई के बारे में पूछता है। उसके जवाब में कगारी कहती है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बीफ स्पीयर से डरते हो। तोरा को इस वजह से गुस्सा आता है और कगारी भी अपनी ब्लेड बाहर निकालती है, पर तभी तोरा को कुछ अजीब सा एहसास होता है, इसलिए वो कगारी को रुकने के लिए कहता है। लेकिन कगारी गुस्से में तोरा का हाथ काट देती है। उसके बाद अचानक वहाँ जुरुरू आ जाता है और रीशन से कहता है कि मैं सारे लोगों को मार दूंगा। तब रीशन उसे नियम के बारे में याद दिलाता है, लेकिन जुरुरू कहता है कि मैं नियम का परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि हमें अपना घर इंसानों की वजह से छोड़ना पड़ा। उसके बाद जुरुरू अपनी इंसानी बेस को उतार कर अपने असली रूप में आ जाता है क्योंकि वो इंसानों को अपने असली रूप में ही मारना चाहता है। तब रीशन जुरुरू से ये सब रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसके कारण सारे कामाटाची खतरे में आ जाएंगे, पर जुरुरू रीशन के बात को अनदेखा कर देता है और कहता है कि मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। तभी जुरुरू को बीफ स्पीयर के वहाँ होने का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि उसके भाई बहन ने उसे मारने के लिए इंसानों की मदद लिया है। तभी उशो गुस्से में जुरुरू पर हमला करने आता है, पर जुरुरू उसे आसानी से घायल कर देता है। अब जुरुरू उशो पर हमला करने जाता है, लेकिन तोरा अपने कटे हुए हाथ के साथ जुरुरू पर हमला करता है और कहता है मेरे अलावा उशो को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद तोरा जुरुरू पर फिर से हमला करने जाता है, लेकिन जुरुरू वहां से भाग जाता है। उसके बाद तोरा उशो से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन उशो मरने की हालत में होता है। उसे देखकर तोरा को गुस्सा आता है। तब कगारी कहते हैं कि उशो को बचाने का एक रास्ता है। तोरा गुस्से में कगारी से पूछता है कि वो रास्ता क्या है बताओ। अब कगारी उसे उसकी दवाई के बारे में बताती है क्योंकि कामाटेची के हमले से सिर्फ उसकी दवाई ही बचा सकती है। उसके बाद कगारी उसकी दवाई से उशो की जान बचा लेती है। उसके बाद उशो को होश आता है। अब उशो उठकर कहता है हमें जुरुरू को रोकना ही होगा। तभी उशो तोरा की कटी हुई हाथ को देखता है। अब उशो को तोरा के बारे में फिक्र होने लगती है, लेकिन तोरा कहता है कि मुझे सिर्फ उसे वापस लगाने की जरूरत है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। इसलिए उशो ऐसा ही करता है। उसे देखकर तोरा उशो से पूछता है अब तुम मेरे बारे में फिक्र क्यों कर रहे हो? और उशो कहता है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। उसके बाद सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं क्योंकि जुरुरू वहाँ लोगों को मारने के लिए गया होता है। अब उशो को लगने लगता है कि जुरुरू के साथ कुछ गलत हुआ है। तब कगारी बताते है कि ये सब इंसानों की गलती है, उनकी वजह से जुरुरू ऐसा बन गया है। अब कगारी बीते दिनों की कहानी बताने लगती है। अब कगारी कहती है कि पहले हम लोग हिडा नाम के जगह पर रहते थे, लोग हमसे डरते थे, इसलिए हम इंसानों के इलाके से भी दूर रहते थे। तब जुरुरू बहुत दयावान योकाई था जो इंसानों की छोटी उंगली काटने के लिए भी डरता था, पर जुरुरू अपने घर को बहुत पसंद करता था और वही रहना चाहता था। लेकिन बाद में इंसानों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, इस वजह से हमें वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन हम जहाँ भी जाते थे हमारे साथ यही हुआ, इसलिए जुरुरू इंसानों से नफरत करने लगा। उसके बाद कगारी कहती है कि मुझे शायद मेरी बाई को मारना पड़े, लेकिन मेरे दिल में हमेशा वो जिंदा रहेगा। उसके बाद चारों लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहाँ जुरुरू भी होता है। वहाँ कगारी जुरुरू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जुरुरू उशो को गुस्से में मारने आता है। उसे देखकर कगारी और रीशन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कगारी जुरुरू से कहती है कि अब इंसानों को मारने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग कहीं और जाकर रह सकते हैं। उसे सुनकर जुरुरू गुस्से में कहता है कि बाद में हमें इंसान फिर से वहां से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद उशो जुरुरू पर बीफ स्पीयर से हमला करता है। इस बार जुरुरू अपने आप को हमले से बचा लेता है और पहाड़ को काट कर उन पर गिरा देता है। तब उशो और तोरा पहाड़ को पकड़ लेते हैं, लेकिन कगारी और रीशन ट्रक के नीचे फंस जाते हैं। अब ट्रक से गैसोलीन लीक होने लगता है। अब इसकी वजह से थोड़ी सी भी चिंगारी हुई तो धमाका हो सकता था। उशो तोरा से रीशन और कगारी की मदद करने के लिए कहता है, पर अकेले तोरा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसे देखकर जुरुरू कहता है कि तुम मुझसे दया की भीख मांगने के लिए ये सब कर रहे हो क्या? अब तोरा जुरुरू से कहता है कि क्या तुम इंसानों से इतना नफरत करते हो? उसके जवाब में जुरुरू कहता है कि मैं बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे घर को मुझसे छीन लिया। तब उशो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ जिसने तुम्हारे घर को तबाह किया, इसलिए आकर मुझे मार दो। तब जुरुरू गुस्से से उशो को मारने के लिए जाता है।
पर तोरा उसे पत्थर की मदद से रोक लेता है। उसके बाद तोरा उशो से कहता है कि इंसानों ने उसके घर को तबाह किया, उसकी सजा तुम क्यों ले रहे हो। उसकी जवाब में उशो कहता है, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि जब एक फैक्ट्री या कुछ और बनता है जो हमारे लिए तो बहुत मददगार होता है, लेकिन इसकी वजह से जो भी वहाँ रह रहे होते हैं हम उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। अब उशो आगे कहता है, जब मैं एक बच्चा था जंगल जिम मुझे बहुत पसंद था, लेकिन जब कुछ बच्चे वहाँ से गिर गए तो उन्होंने सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से निकाल दिया, तो इस वजह से मैं उन्हें नफरत करने लगा क्योंकि उन्होंने मेरा पसंदीदा चीज को मुझसे ले लिया था। उसके बाद उशो बहुत इमोशनल हो जाता है और जुरूरू से माफी मांगता है क्योंकि वो जुरूरू के घर को वापस दिलाने में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ग्रुप आता है। एक वर्कर जुरूरू पर पत्थर फेंकता है, इस वजह से जुरूरू गुस्सा हो जाता है। उसे देखकर वर्कर्स बहुत डर जाते हैं। इस वजह से एक वर्कर का सिगरेट गैसोलीन पर गिर जाता है, उससे आग लग जाती है। उसे देखकर तोरा ट्रक को अकेले ही उठाने की कोशिश करता है। तब जुरूरू भी उसकी मदद करने के लिए आता है। तब भी वो काम बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उशो वर्कर से मदद मांगता है और वर्कर तोरा और जुरूरू की मदद करते हैं और इस तरह से कगारी और ईशान की जान बच जाती है। बाद में उशो जुरूरू से कहता है, मैं तुम्हारे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढूंगा जहाँ तुम लोग शांति से रह सके। उसे सुनकर जुरूरू कहता है, अगर ऐसा हो सका तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अचानक जुरूरू उशो पर अटैक कर देता है। उसके बाद उशो अपने आप को बचाने के लिए बीट स्पीयर से उस पर हमला करता है। बीट स्पीयर जुरूरू के हार्ट से जाकर निकलता है और जुरूरू मर जाता है और सब लोग जुरूरू की मौत से दुखी हो जाते हैं। उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है।